होस्ट बनाए हुए ना आपको स्पीकर्स को, तो आप अपने आप को अनम्यूट खुद कर लीजिएगा, तो बाकी सारे जो हैं हम पार्टिसिपेंट्स उनको अभी म्यूट कर देंगे। तो जब एंड में क्वेश्चन आंसर सेशंस होगा ना, तो तब हम उनके हैंड रेज करवा के उनके माइक अनम्यूट कर देंगे। चलो ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने किया था वहाँ में स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बीच पे जो सवाल आते थे उनको इस स्लाइड पे गो थ्रू करके हम ले लेते थे, क्योंकि इनकेस ज़्यादातर लोगों को प्रेजेंटेशन के बाद आधी चीज़ें भूल जाती हैं कि कहा क्या। जिसका कोई क्वेश्चन होगा वो हैंड रेज कर ले, तो बीच में हाँ, फिर उसको अनम्यूट कर देंगे, इस तरह फिर डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यस, दैट वुड बी अ गुड वे टू गो। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी जी यार ये कह रहा हूँ अभी जो वेटिंग रूम में लोग आ रहे हैं ना, उनसे जो दूसरा एडमिन है वो ऐड करता रहे, क्योंकि मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज का सेमिनार हमारा है स्टडी अब्रॉड इन जर्मनी के हवाले से। वी हैव 4 गेस्ट स्पीकर्स, माई सेल्फ मुनीब राना, मुनीब आबिद मेरा ऑफिशियल नाम है, ताहिर महमूद, अली असमत भाई और हमारे साथ मनाल है। शुरू में अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, शायद आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्टेड थी तो आवाज़ ना क्लियर आई हो। मैंने नस्ट से केमिकल इंजीनियरिंग की थी, 2015 का ग्रेजुएट हूँ मैं। आफ्टरवर्ड्स आई मूव टू जर्मनी सेम ईयर में। वहाँ से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उसके बाद 2 साल आई वर्क एज अ फ्यूल सेल डेवलपमेंट इंजीनियर, और करंटली आई एम वर्किंग इन अ बैटरी रिसर्च डिपार्टमेंट, जो कि म्यूंस्टर इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के नाम से, बीट के नाम से। ये हमारे ताहिर भाई हैं। इनके आज थोड़े से मसले हैं कि शादी वाला इशू आ गया, पेंडेमिक हो गया, फ्लाइट्स बंद हो गई। थोड़ा अगर इस सेमिनार में परेशान हो तो कीप दैट इन माइंड। बाकी जी ताहिर भाई ने किया है एनईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड आईटी इन्होंने डार्मस्टाड से किया 2018 में, और तब से ये एज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑटोमोटिव एरिया में जॉब कर रहे हैं आपका टेक्नोलॉजी। मेरा ख्याल है अगले अली भाई खुद इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे। मेरा ख्याल है शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप खुद अपना दे दें। अली भाई ने हमें पिक्चर नहीं भेजी थी ताहिर तो भाई वही एंड अज्यूम अली भाई, किया। आप अपना काइंडली हैंड रेज कर दीजिए ताकि वो आपका नेम हमें शो हो जाए। अनम्यूट हो जाए, ठीक है। ताहिर भाई को अनम्यूट कर दें, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। तो भाई पहले थैंक्स मुनीब, मैं थोड़ा अपना इंट्रो करा दूं। ये आपने जो एडिट कर लिया स्लाइड, देखिए भाई दोस्तों, जो है होना है वो होना है अल्लाह ताला की तरफ से, और जो आप जब तक आप आजाद जिंदगी गुजार सकते हो गुजारो, ये नेमत है। फिर क्या होना है उसके बाद, यू ऑल नो, दही, अंडा, टमाटर, पैम्पर, तो कोई फिर एक्सबॉक्स नहीं, कोई तफरी नहीं। तो ये, लेकिन मुनीब भाई आपने स्लाइड जब एडिट की है, ये थोड़ा वैसे अच्छा है। देखिए इंटरेस्टिंग स्टफ। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल है। और सेम मेरा क्वेश्चन मुनीब भाई से भी है, 1.5 ईयर पेंडेमिक, तो ये आप वहां भी फेस कर सकते हैं। तो मैं बता दूं अपना, मैंने एनईडी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद मैंने डार्मस्टड से WRIT में मास्टर्स किया है। उसके बाद से मैं तकरीबन 2 साल होने वाले हैं ऑटोमोटिव डोमेन के अंदर आका टेक्नोलॉजीज के अंदर काम कर रहा हूँ एम्बेडेड सिस्टम डेवलपर के तौर पे। और बस ऑटोमोटिव में इंटरेस्ट है, और आप लोग जो जो ऑटोमोटिव में इंटरेस्टेड हैं, आई थिंक उनको थोड़ा गाइड भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था मेरा। अली भाई आपकी तस्वीर ना भेजने की वजह से वो अज्यूम क्या पैसे दिखते हैं, तो आप इंट्रोडक्शन करा दें। तो पहली बात तो यह कि यार थोड़े से बाल बाकी हैं अभी। अच्छा, तो मैंने बैचलर्स किया है काबी यूनिवर्सिटी से 2011 से 2015 तक, और फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स डिग्री किया ऑटोमोटिव सिस्टम इंजीनियरिंग में स्टिंगन से 2018 से 2020 तक। और एट द मोमेंट मैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम कर रहा हूँ अका टेक्नोलॉजीज में, और ताहिर भाई का कोलीग हूँ, वी आर टीममेट्स। या यही शॉर्ट इंट्रोडक्शन है द मोमेंट। ओके जी, हमारी नेक्स्ट के स्पीकर हैं मनाल मलिक। इन्हें जुलेखा का खिताब मिला था क्योंकि बहुत बोलती हैं। मनाल हैंड रेज कर दें। मनाल अस्सलाम वालेकुम।
Friend, I don't even know why it's Zulaikha Khan, but a little introduction. Yeah, I'm a graduate of computer science. I graduated 2017 Mary University से, और after that I came for an internship to Germany as a software engineer थी. I've been working here I think since 2017. I was in Munich पहले, उसके बाद फिर I moved to Berlin. Berlin में भी I was working as Tahir काम कर रहे हैं भी as an automotive engineer. I was also working automotive में, but as a software engineer on a Mercedes project and worked there for 2 years. उसके बाद फिर I switched क्योंकि मुझे Autotech में काम नहीं करना था. But I moved to full stack engineer. So अभी I'm working as a full stack engineer in a company called Get Your Guide. And yeah, that's a little intro about me. Thank you, Manal. पहले काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि जर्मनी हम क्यों प्रेफर करें इंस्टेड ऑफ अदर जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं. तो उसके कुछ एडवांटेज हैं, जो एडवांटेज हमने भी या 9 लोग वेट कर रहे हैं वेटिंग रूम में, तो उन्हें ऐड कर दीजिएगा. हाँ, कुछ लोग वेट कर रहे हैं, मुझे मैसेज आ रहे हैं, तो काइंडली ऐड कर दीजिएगा. एडमिट हो रहे हैं. चलिए ठीक है. तो वाई जर्मनी, अगर हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से, तो कुछ एडवांटेज. पहला एडवांटेज तो मोस्टली लोगों को पता होगा कि ये एक तो एजुकेशन यहाँ पे फ्री है और एजुकेशन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. स्पेशली अगर इंजीनियरिंग वाइज बात की जाए तो जर्मनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जो कि इंजीनियरिंग एजुकेशन में बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. Currently, जो यूरोप की जॉब मार्केट है, स्टिल ड्यूरिंग द पेंडेमिक कंडीशन, इट्स क्वाइट गुड. अभी भी जॉब मार्केट के लिहाज से काफ़ी पोजीशंस ओपन होती रहती हैं, स्पेशली इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव एरिया. तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट कितनी ज़्यादा बूम पे है. तीसरी चीज़ कि कुछ सेफ कंट्री है, यहाँ पे आपको ना रेसिज्म के बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं है. दूसरा, काफ़ी इश्यूज जो पाकिस्तान में अक्सर धरनों की सूरत में फेस करने पड़ते हैं और चीज़ों में हैं, या लड़कियों के लिए अगर स्पेशली बात की जाए सेफ्टी कंसर्न्स के हवाले पे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने सेफ्टी रूल्स काफ़ी हद तक एप्लीकेबल किए हुए हैं और आवाम ज़्यादातर गवर्नमेंट की बात सुनती है और कोशिश करती है कि कोई ऐसी चीज़ ना करे जिससे सेफ्टी कंसर्न आए. एक और चीज़ की जॉब, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, तो जॉब जब आपको मिलती है 6 महीने बाद वो आपका कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट कर देते हैं और उसके बाद ये नहीं होता कि आपको विदाउट एनी रीज़न एकदम से निकाल दें. तो 6 महीने के प्रोबेट कहते हैं उसे, प्रोबेशन पीरियड. उसके बाद वो आपको एज अ परमानेंट एम्प्लॉयर ज्वाइन करते हैं, जिसके बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको निकालें अनलेस आप कोई बहुत ही स्टूपिड हरकत करते हो. तो जॉब सिक्योरिटी के हवाले से बात किया जाए तो इट्स क्वाइट गुड. हेल्थ के हवाले से जर्मन हेल्थ सिस्टम इज़ वन ऑफ द बेस्ट. आपको वहाँ पे इंश्योरेंस होती है, कोई भी खुदा ना खास्ता मसला आ जाता है तो वो आपका एम्प्लॉयर अक्सर कवर करता है. और जब आप स्टूडेंट होते हो तो आप कुछ अमाउंट पे कर रहे होते हो जिसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो रही होती है. तो यू डोंट रियली हैव टू वरी अ लॉट अबाउट कि अगर कोई खुदा ना खास्ता बड़ी बीमारी आ गई तो हम किस तरह से अपना खर्चा वहाँ पे अफोर्ड करेंगे. एक चीज़ बात की जाए कि हाई क्वालिटी लिविंग स्टैंडर्ड्स, घर इतने बड़े नहीं हैं लेकिन छोटे घरों में भी सब सहूलियात मौजूद हैं. हीटिंग के हवाले से बात की जाए, कूलिंग के हवाले से बात की जाए, पानी नहीं जाता, बिजली नहीं जाती. तो जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, इट्स प्रीटी मच देयर. और काफ़ी कंफर्टेबल और कोजी किस्म का इन्वायरमेंट आप बना सकते हैं. जिस तरह अगर कोई मनाल को फॉलो कर रहा है तो वो अपने रूम में आजकल बेड एडजस्ट कर रही थी, व्हिच वाज गुड सीन. ठीक है. एक और चीज़ कि जी आपको ग्रेजुएशन के बाद यू गेट 18 मंथ जॉब सर्च वीज़ा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम होता है किसी भी ग्रेजुएट को जॉब ढूंढने का. तो इन 18 मंथ्स में इफ़ यू हैव द रेलिवेंट स्किल्स यू कैन ईजिली फाइंड अ जॉब. और काफ़ी लोग जो मास्टर्स के लिए जाते हैं, अक्सर को तो मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करने से पहले ही जॉब मिली होती है, लाइक फाइनल जो थीसिस टाइम होता है, क्योंकि वो अक्सर लोग इंडस्ट्री में थीसिस करते हैं और वहीं पे फिर वो बात करके अपनी जॉब का सीन पक्का करवा लेते हैं, जिस तरह के अली भाई ने किया था. बाकी अगर बात की जाए आफ्टर ग्रेजुएशन भी आपके पास 18 महीने आपको काम भी अलाउ होता है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि हम एक्सपेंसेस कैसे कवर करेंगे लिविंग के. वो बड़ा ईजी आप वीकेंड पे काम करके कवर कर सकते हैं एंड यू विल हैव इनफ टाइम टू अप्लाई फॉर जॉब. ठीक हो गया. बाकी अगर बात की जाए पीआर की,
काफ़ी मुल्कों में, जैसे सऊदी अरब की बात कर ली जाए, वो मोस्टली अरब कंट्रीज की बात करी जाए, दे डोंट फैसिलिटेट यू या दे डोंट प्रोवाइड यू विद अ पीआर स्टेटस। काफ़ी लोगों को ये बात रियलाइज हुई होगी आई थिंक ड्यूरिंग द पेंडेमिक, जिसमें काफ़ी लोगों की जॉब्स गई और वो वहाँ पे 10-10-15 साल से जॉब्स कर रहे थे, वालेकुम लेकिन अली, वो तुम्हें अब्दुल रहमान ने गलती से होस्ट बना दी ओके उसको। तेरे आवाज ओके। हाँ तो मैं क्या मेरी हाँ मैं कह ये रहा था कि बहुत से लोगों को रियलाइज हुआ होगा कि सऊदी अरब से जिस तरह काफ़ी लोग आए हैं 10-10 साल बाद जॉब करने के बाद, दे डोंट हैव रियली अ लीगल स्टेटस टू लिव देयर, दे डोंट हैव अ जॉब वहाँ पे। और जॉब सिक्योरिटी भी आपको पता है कि कैसी है कि काम नहीं है तो अगले दिन ही आपको फारिग करेंगे, नो मैटर कि आप जितना मर्जी अच्छा वहाँ पे काम कर रहे हो। यहाँ पे ये सीन होता है कि यू कैन अप्लाई फॉर अ पीआर अगर आप ग्रेजुएशन के 2 साल तक वहाँ पे किसी कंपनी में जॉब्स करते हैं तब। तो 2 साल अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो आफ्टर योर ग्रेजुएशन यू कैन अप्लाई फॉर अ परमानेंट रेजिडेंस। और उसके बाद टोटल 6 to 7 ईयर्स का पीरियड होता है जिसमें आप नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इन अ लॉन्ग रन अगर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट सेटलिंग डाउन देयर इन जर्मनी, इट्स क्वाइट अ गुड ऑप्शन। और आपके पास बड़ा आइडियल टाइम है कि अप्लाई फॉर अ मास्टर्स एंड उसके बाद मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कीजिए, जॉब लीजिए और डायरेक्टली अप्लाई फॉर अ पीआर इफ यू आर लुकिंग अ वे आउट। बाकी कंपटीशन के हवाले से बात की जाए तो जॉब मार्केट में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होने के लिहाज से यहाँ पे कंपटीशन लेस है। इनकी अभी भी काफ़ी ऐसी ज़्यादा जॉब पोजीशन हैं विच इज स्टिल नॉट ऑक्यूपाइड। वहाँ पे इन्हें ज़्यादातर स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। और काफ़ी इसीलिए इन्होंने एजुकेशन का सिस्टम भी अभी तक सही रखा हुआ है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे पास काफ़ी हाई क्वालिफाइड एजुकेशनल जो स्टूडेंट हैं वो हमें ज्वाइन करें। और एट द एंड ऑफ द डे उन्हें ये फ़ायदा हो रहा है कि जब आपकी जॉब्स लगती हैं तो आपसे टैक्स लेते हैं और उस टैक्स से उनकी इकोनॉमी जो है वो ऊपर जाती है, उन्हें बूस्ट मिलता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वो इतना सपोर्टिव स्टूडेंट्स के लिए। और एजुकेशन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में एजुकेशन जो है वो बिजनेस है। जर्मनी में एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट है जिसका उन्हें लॉन्ग रन पे रिटर्न मिलता है। आई होप ये पॉइंट लोगों को समझ आ गया हो। कोई सवाल हुआ 4 स्लाइड्स के बाद आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, लेकिन हम सिर्फ 3 सवाल लेंगे क्योंकि वी हैव टू कीप इट शॉर्ट और हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो जर्मनी आ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से उनकी कंपैरेटिवली क्या रेशो है। चाइना के हवाले से बात की जाए, जाहिर बात है आबादी बढ़ी है लेकिन चाइनीज वैसे भी काफ़ी पसंद करते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन को। जर्मनी में चाइनीज स्टूडेंट्स की तादाद सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी। पाकिस्तान स्टिल अनफॉर्चुनेटली हमें इस मैप पे नज़र नहीं आ रहा। अब रुझान हो रहा है पाकिस्तान में भी अक्सर जब सीनियर्स जा रहे हैं और जूनियर्स देखते हैं कि हाँ भाई वहाँ भी अच्छा सीन है जो मार्केट का, तो थोड़ा थोड़ा ट्रेंड अब चेंज हो रहा है और मेरा ख्याल है फीस ना होने की वजह से ये ट्रेंड को काफ़ी बूस्ट मिला है। व्हेन यू टॉक अबाउट के जी क्या कहते हैं कनाडा या यूएस, मोस्ट लोगों का एम होता था पहले जब हम भी ग्रेजुएशन में थे तो हमारा भी यही एम था कि यार कनाडा निकलें या यूएस निकलें। लेकिन जब हमने अप्लाई करने लगे यूनिवर्सिटीज की फी भरने लगे देन वी आर लाइक कि भाई सस्ता ऑप्शन कहाँ पे, और सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन हमें खैर आगे चलते हैं। सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज होती हैं, एक टीयू कहलाती है और यूनिवर्सिटेट कहलाती है, जिसमें आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे, रिसर्च और इंडस्ट्री, जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू कैन आइदर गो इन द रिसर्च और यू कैन अप्लाई डायरेक्टली इनटू द इंडस्ट्री। और दूसरी एक अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी होती है होक्सचुले, जिसका कोर्स जो होता है वो ज़रा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स होता है, तो ज़्यादा आपको थ्योरेटिकल स्टफ नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसका एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा डिसएडवांटेज ये है अगर है कि जी आप रिसर्च वाली साइड पे थोड़ा मुश्किल होता है इन होना। लेकिन अगर आपको रिसर्च का शौक है ही नहीं शुरू से देन आई वुड रिकमेंड कि होक्सचुले अच्छी यूनिवर्सिटी हो और इतना ज़्यादा पढ़ाई का बर्डन इसमें आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। ये म्यूनिस्ट्रिक यूनिवर्सिटी है, वो मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी है और यहाँ पे मैं पढ़ा था यूनिवर्सिटी से, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास 2 ऑप्शन थे, रिसर्च साइड पे भी जा सकता था और इंडस्ट्री साइड पे भी आई कैन लुक फॉर द जॉब्स।
अभी तक कोई सवाल है तो 3 हैंड रेज कर लो, 3 सवाल नहीं, अभी तक अगर किसी का कोई है तो। ओके अली हसन जी, दोबारा अनम्यूट हो गया। अली आवाज आ रही? जी मुनीब भाई, आवाज आ रही है आप? यस जी मुनीब भाई, अच्छा इसमें ना ये बता दें काइंडली कि एजुकेशनल एक्सपेंसेस कितने मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं आपको एटलीस्ट जनरली किसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए? ओके चलिए, इसकी अभी बात होगी, इसकी भी बात होगी आगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है? अभी आपने हाथ हैंड रेज किया। ओके नहीं, चलिए हम आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है प्रेजेंटेशन थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ों के आंसर्स क्लियर आउट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होते हैं? मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम ही रहते हैं मोर और लेस, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसीजर वेरी कर सकता है। कि आपको कह सकते हैं कि किट को अप्लाई करें जो कि एक एडमिशन पोर्टल होता है, और कुछ में आप डायरेक्ट एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट इन द सेंस कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अपने फॉर्म हो सकते हैं, एडमिशन फॉर्म्स हो सकते हैं जो कि आपको डाउनलोड करने होते हैं, फिर उस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट आपने देखनी होती है कि क्या क्या। पहली चीज़ सीवी, ऑब्वियसली आपको अपनी मास्टर्स डिग्री चाहिए होगी और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। अगर डिग्री नहीं भी है तब भी आप ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने 7 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे अप्लाई किया था, जो कि मुझे कंडीशनल एडमिशन लेटर ऑफर हुआ था। तो यू कैन स्टार्ट योर प्रोसेस फ्रॉम 7 सेमेस्टर एज वेल। बाकी लेटर मोटिवेशन या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको चाहिए होता है। LOM में यू हैव टू राइट डाउन कि भाई आप उस कोर्स के लिए क्यों इंटरेस्टेड हो, क्यों जाना चाह रहे हो। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और LOM जो है वो दोनों सेम चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक चीज़ होती है जो कि आपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से लेना होता है, जिसमें आपका प्रोफेसर आपको रिकमेंड करता है यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कि भाई ये बड़ा अच्छा बच्चा था और हम इसे रिकमेंड कर रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कि इसे बड़ा शौक है हायर एजुकेशन का बॉय को। तो नॉर्मली प्रोफेसर्स के पास पढ़ा होता है एक सैम्पल, अगर नहीं भी पढ़ा होता तो आप खुद बना के दे दीजिएगा। हमारे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने जुगाड़ लगाए थे, बेटा लिख के ले आओ हम कर लेंगे। और ठीक है यार, आप पैसे किस चीज़ के लेते हो, अगर ये भी हम नहीं करें, लेकिन हमने कर लिया था, फ्यूचर हमारा था इसलिए। अच्छा खैर, फिर आइल्स की बात की जाए, मोस्ट केसेस में यू विल नीड आइल्स, और कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आइल्स फ्री यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आइल्स आप दे दीजिए, आपके ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं ज़्यादा। फिर आप ज़्यादा कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो एंड यू हैव मोर चांसेस टू गेट एडमिशन। डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन कुछ नोटरी से होती है, कुछ HEC से होती है। डिग्री आपको HEC से, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट HEC से अटेस्ट करानी होती है, और बाकी जो चीज़ें होती हैं कुछ मैट्रिक के, FSC के, वो आप नोटरी से अटेस्टेशन करवा सकते हो। बाकी अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है या कोई वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो आप वो भी अटैच कर सकते हो बीच में। ब्लॉक्ड अकाउंट का सीन, ये जो अभी बात हुई थी कि कितने एक्सपेंसेस चाहिए, तो नॉर्मली एक ब्लॉक्ड अकाउंट की स्टेटमेंट होती है ऑलमोस्ट 10,300 यूरोस, जो कि आपका वहाँ पे पर ईयर सब कुछ कवर कर रही होती है। ब्लॉक्ड अकाउंट होता है कि आपने जर्मनी में अपना जर्मन अकाउंट खुलवाया, जिसके अंदर आपने इतना अमाउंट सबमिट करवाया है वीज़ा ऑफिस को गारंटी देने के लिए कि मेरे पास इनफ रिसोर्सेज हैं कि मैं अपना साल गुजार सकूँ। ये पैसे आपके अपने होंगे, और मोस्टली जब सवाल आता है कि जी अगर हम 10,000 यूरो दे रहे हैं, पे कर रहे हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में, तो हाँ, अगर हम यूनिवर्सिटी में पे कर रहे हैं तो ये फ्री कैसे हुई है? तो ये आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी की फीस नहीं है, ये आपके वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस हैं जो कि एट द एंड आप कवर आउट कर लेते हो पार्ट टाइम जॉब्स करके या कुछ भी करके। ओके, मेरा कैमरा थोड़ा इधर उधर हो गया, वेट मैं एडजस्ट करूँ। ओके, चैनल कैमरा थोड़ा सा ऊपर गया। अच्छा फिर पार्ट टाइम स्टूडेंट को 20 आवर्स पर वीक अलाउ होता है काम करना, जिसके हम अभी डिस्कस करेंगे कि उसका क्या सीन है। आपकी जब कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस हाउ टू अप्लाई इन जर्मनी की अगर आपने वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर कोई मुझे फॉलो करता है
और ऑलरेडी उसने देखी हुई है तो उसे ऑलरेडी नॉलेज होगी मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मैंने एक्सप्लेन की हैं, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो आपको मैं प्रेजेंटेशन सेंड कर दूंगा जो भी होस्ट है, और वो आप प्रेजेंटेशन लेके आप वहाँ पे वीडियो भी देख सकते हैं कि अच्छा भाई क्या क्या क्राइटेरिया एडमिशन प्रोसेस अप्लाई करने। नॉर्मली सवाल होता है कि हम एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट करें, एप्लीकेशन हम प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें। तो आइडियल केस ये है कि 1 साल पहले से ही आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्टार्ट करने लग जाएं। उसमें ये होगा कि विंटर सेमेस्टर यहाँ पे अक्टूबर में स्टार्ट होता है, और जब वो स्टार्ट होगा तो आप 1 साल पहले ही नवंबर दिसंबर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की भाई हमें क्या क्या चाहिए, जो कि इतना बड़ा काम नहीं है। इंफॉर्मेशन की दुनिया आजकल वैसे आपको मिल जाएगी जिस तरह हम अभी आपको दे रहे हैं क्या क्या चाहिए, तो ये आप ऑलरेडी ये वाला स्टेप कर चुके हैं। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट एडमिशन पेपर करनी है, जो से डॉक्यूमेंट्स अब आपने फाइनलाइज किए हैं कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए, उनकी फिर आपने यूनिवर्सिटी से पूछना है कि भाई हमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दो, हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है वो दे दो, अगर कोई होप सर्टिफिकेट है आप 7th सेमेस्टर की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो दे दो। तो ये चीज़ें यू हैव टू कलेक्ट जनवरी फरवरी के टाइम ड्यूरेशन के दौरान, और फिर मार्च अप्रैल में आपका एडमिशन्स खुल जाएंगे। तो यू कैन स्टार्ट अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी डायरेक्टली कि भाई अब खुल गए हैं पेपर, आपने ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, रिक्वेस्ट एडमिशन पेपर में आइल्स की भी तैयारी अगर आप कर लें उस दौरान तो फिट हो जाएगा सीन। तो उसके बाद मार्च अप्रैल तक आइल्स का रिजल्ट आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होंगे, एंड नाउ यू कैन स्टार्ट टू अप्लाई मार्च अप्रैल में, और एट दी आई थिंक मिड ऑफ द जून या जुलाई की अर्ली पॉसिबल जुलाई में आपका ऑलरेडी एडमिशन लेटर आपके पास आ चुका होगा, और उस एडमिशन लेटर की बेस पे यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द वीज़ा प्रोसेस। पहले वीज़ा प्रोसेस के बड़े इशू होते थे कि आपको 1 साल वेट करना पड़ता था, लेकिन अब अच्छा सीन हो गया कि अगर आपके पास एडमिशन लेटर है तो विद इन 2 to 4 वीक्स वो आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। आपने एडमिशन लेटर सेंड करना होता है, वो जो ईमेल है एम्बेसी की उस पर, और फिर जब सारे स्टेप्स हो जाते हैं यू कैन ऑब्वियसली स्टार्ट इनरोलिंग इन द सेमेस्टर। सितंबर अक्टूबर में सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, तो आप अपनी चीज़ें जो हैं वो उस लिहाज से प्रिपेयर कर सकते हो। वहाँ पर जाके आपको इंश्योरेंस चाहिए होती है, रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है, अकोमोडेशन चाहिए होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकती हैं। आपके अगर वहाँ पे लिंक्स हैं तो डैट विल हेल्प यू अ लॉट, लेकिन अगर नहीं है तो आई वुड स्टार्ट, मैं रिकमेंड ये करूँगा कि स्टार्ट सर्चिंग आउट 2-3 मंथ्स इन एडवांस इन चीज़ों के हवाले से। और फिर वहाँ पे पहुँच के जब आपको वीज़ा यहाँ से पाकिस्तान से 3 मंथ्स का मिलता है, और उस 3 मंथ्स के बाद आपको वहाँ जाके एक और वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो कि आपको 1 साल का फिर वीज़ा दे देते हैं कि भाई अब आपको एक 2 साल का वीज़ा मिल गया, फिर आपकी जान सुकून में आ जाती है कि चलो सीन दैट है। ठीक है, अब फाइंडिंग एन अकोमोडेशन एक किस तरह से ढूंढ सकते हो। एक स्टूडेंट हॉस्टल है, दूसरा जो प्राइवेट रूम्स हैं। आप स्टूडेंट हॉस्टल नॉर्मली आपकी यूनिवर्सिटी आपको हेल्प आउट कर देती है ढूंढने में। कुछ यूनिवर्सिटीज अच्छी होती हैं, जिस तरह मेरी काफ़ी अच्छी थी, तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प आउट कर दिया था स्टूडेंट डॉर्म्स ढूंढने में। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं, TU म्यूनिक या TU बर्लिन है, अक्सर वो इतने नहीं होते कि जी हर स्टूडेंट को वो उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि कमरा दें। वो आपकी थोड़ा सा फॉर्म्स दे देंगे कि जी आप यहाँ से सर्च आउट कर लो, यहाँ से कर लो, लेकिन आपको रूम एट द एंड ऑफ द डे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और प्राइवेट रूम्स होते हैं जो कि आपने डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वहाँ से सर्च कर सकते हो, वेगे गिव्स, और दूसरा ऑप्शन है स्टेट एजेंट्स का। एक सेकंड, हैंड रेज आया, हैव टू अनम्यूट। जी अब्दुल, मुनीर भाई, मेरा क्वेश्चन था, जी जी अगर आप बता सकें कि कोई मिनिमम GPA जो होना चाहिए जर्मनी हाँ, यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए। ठीक है ठीक है। ओके यार, मिनिमम GPA का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन जो हमने ट्रेंड देखा है मोस्ट केसेस वो ये है कि अगर आपका 3+ हो तो आपके चांसेस अच्छे होते हैं टू सिक्योर एडमिशन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 3 से नीचे वालों को बिल्कुल नहीं मिलता। अब मैं एक कैरियर काउंसलिंग सेशन था मेरा हफ्ते पहले, उसमें 2.53 GPA था एक लड़के का, और उनका एडमिशन हो गया था। वो CS के थे, और 2.53 पे भी उनका एडमिशन हो गया था। उन्होंने ऑलमोस्ट कोई 35 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था वहाँ पे, और एक यूनिवर्सिटी से उन्हें एडमिशन लेटर मिला था। द पॉइंट इज कि इवन इफ यू हैव लेस देन 3 GPA यू कैन स्टिल अप्लाई।
और देयर आर स्टिल चांसेस टू सिक्योर एन एडमिशन। कोशिश करोगे तो कुछ होगा, हाथ रख के बैठ जाओगे कि भाई मेरा 3 से कम है, तो आई वुड से कि दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। अगर मूड है तो लुक आउट फॉर ईच एंड एवरी पॉसिबल कोर्स दैट यू कैन अप्लाई टू। और जिस तरह उसने 35 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, यू कैन आल्सो डू द सेम थिंग कि भाई अपने कोर्स रिलेटेड जितनी पॉसिबल यूनिवर्सिटीज हैं ढूंढो एंड अप्लाई फॉर दैट यूनिवर्सिटीज। आई होप क्लैरिफाई हो गया होगा आपका आंसर। और वर्क जी। एक्सपीरियंस जो है वो कितना कंसिडर होता है इसमें एडमिशंस के दौरान? अगर तो आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो इट वॉन्ट मैटर अ लॉट कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं है। लेकिन अगर आपका गैप ईयर है और तो उस गैप ईयर को यू हैव टू जस्टिफाई कि भाई उस गैप ईयर में मैंने किया क्या था, और अगर वो आपकी फील्ड रिलेटेड कुछ काम हो तो इट विल हेल्प यू आउट कि इवन विद अ लो जीपीए एंड विद अ गुड एक्सपीरियंस आपका चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइक एक पॉडकास्ट मैंने बनाया था ताहिर भाई के साथ जिसमें हमने ये बात की थी कि लो जीपीए पे आपका एडमिशन कैसे हो सकता है। उसमें ये सीन था कि यार अगर आप उनके 2-3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है एंड देन यू अप्लाई इवन विद अ लो जीपीए, आपका एक्सपीरियंस आपका बड़ा प्लस पॉइंट काउंट होता है उसमें। ताहिर भाई अगर कहीं पे मैं गलत हूँ तो डू करेक्ट मी इन बिटवीन। नहीं मुनीब, ऑल गुड। अगर आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, आप जस्ट अपना वो एक्सपीरियंस अपने मास्टर के कोर्स से थोड़ा उसको आप इस तरह पैचअप करें और अपने मोटिवेशन लेटर में लिख दें तो इट विल वर्क फॉर यू। ये देखा गया 2.7 2 साल का एक्सपीरियंस विल वर्क। मैकेट्रॉनिक्स की फील्ड से अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है हम लोग के पास, मैकेनिकल की भी इलेक्ट्रॉनिक्स के भी। इसमें थोड़ा ये भी होता है कि प्रोफाइल आप किस लिहाज से सेट करते हो। नहीं कुछ मोटिवेशनल लेटर काउंट्स अ लॉट, वो पढ़ा जाता है, अपने उसे सही तरह से अपनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं कि भाई क्या क्या सीन है, क्यों इंटरेस्टेड हूँ, आगे मेरे क्या प्लान्स हैं। तो वो काफ़ी चीज़ें वो देखते हैं, मोटिवेशन लेटर को देखते हैं। खाली जीपीए की बेस पर एडमिशन नहीं होता, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिसे आप जीपीए का जो शॉर्ट कम है वो कवर आउट कर सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट अच्छा हॉस्टल्स लाइफ। मुनीब भाई, ये दो कौन? स्टूडेंट्स हो रहे हैं हमारे पास, काफी देर से क्वेश्चन कर रहे हैं, इनका भी कर रहे हैं, जमार और हमाद। ओके, मार और हमाद, चलो हमाद आप शूट सवाल पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं वालेकुम। आप? अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है, एक तो ये कि आपने एडमिशन प्रोसेस बताया मास्टर्स का, तो आपने पीएचडी का एडमिशन प्रोसेस उसमें मतलब रह गया या स्किप हो गया? और सेकेंडली आइट्स का जो स्कोर है, रिकमेंडेड स्कोर है या एटलीस्ट लीस्ट जो कम से कम स्कोर है वो कितना होना चाहिए? ठीक है, ओके। तो 2 सवाल पूछे हमाद ने, पहला पीएचडी के हवाले से और दूसरा आइल्स में मिनिमम ग्रेड के हवाले से। देखिए मोस्ट यूनिवर्सिटीज जो हैं 6.5 एक्सेप्टेबल होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 6 भी एक्सेप्टेबल होते हैं, कुछ की जिस तरह मैंने बात की उसमें आइल्स चाहिए नहीं होता। उसमें आपको वो होता है कि जी प्रोविजनल जो आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट मिल जाता है कि मेरी डिग्री जो थी वो इंग्लिश में थी, तो आपका काम उन पे भी चल जाता है। लेकिन ज़्यादातर हर किसी को रिकमेंड मैं ये करूँगा कि आइल्स दे दें, उससे ऑप्शनल आपके बढ़ जाएंगे। तो हाँ, आइल्स में 6.5 जेन में रखें। और बाकी पीएचडी के हवाले से देखें, पीएचडी जर्मनी में बड़ा डिफरेंस सीन है पीएचडी का। लाइक यूएस में अगर आप अप्लाई करते हो तो यू हैव टू अप्लाई कि जी प्रोफेसर्स को ईमेल लिखनी पड़ती है, रिसर्च प्रपोजल तैयार करना पड़ता है। अगर जर्मनी की बात की जाए तो ओपन पोजीशंस भी आती हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पोर्टल पे अपने पोस्ट की होती हैं, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होती हैं यहाँ पे, उन्होंने पोस्ट की होती हैं। तो वो आपका फिर पब्लिकेशंस थोड़ी बहुत देखते हैं, इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं जितनी यूएस में मैटर करती हैं पब्लिकेशंस। आपका ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है रिसर्च थीसिस जो था आपका मास्टर्स, वो आपका ज़्यादा मैटर कर रहा होता है टू क्वालिफाई फॉर अ पीएचडी। तो आप डायरेक्टली प्रोफेसर्स को ईमेल कर सकते हो। और दूसरी चीज़, वहाँ से कुछ आगे जाके कुछ वेबसाइट्स आएंगी, वहाँ पे पीएचडी की पोजीशन पोस्ट हुई होती है, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर द पीएचडी पोजीशन अगर आपकी रिसर्च प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग है तो। और पाकिस्तान से लोग डायरेक्टली अप्लाई करके आते भी हैं। हम स्कॉलरशिप्स की बात करें तो दाद स्कॉलरशिप होती है पीएचडी के लिए। उसमें अच्छी बात ये होती है कि अगर आपका मास्टर्स है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, रिसर्च प्रपोजल उसमें आपको चाहिए होता है। वो मेरा एक पॉडकास्ट था ऑलरेडी, मैंने, ताहिरा नाम है उनका, जिन्होंने अभी पीएचडी एडमिशन सिक्योर किया है दाद में। तो वो हमने बड़ा डिटेल डिस्कशन की थी कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं पीएचडी।
तो अगेन अगर कोई यूट्यूब चैनल नहीं फॉलो कर रहा तो ये वाले सवाल जो आप मोस्टली पूछ रहे हैं ये ऑलरेडी आंसर आउट हो चुके हैं उस चैनल पे। स्टिल लाइक आई वुड रिकमेंड कि आप वो 20 मिनट की वीडियो है, मैं सारी चीज़ें डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो आप देख लेंगे तो काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी। स्टूडेंट हॉस्टल लाइफ किस तरह की होती है थोड़ा सा आपको आइडिया चाहिए तो अगेन यू कैन चेक आउट माय यूट्यूब चैनल, और उस पर एक वीडियो है जो कि एक स्टूडेंट का कमरा दिखाया गया है कि किस तरह वहाँ पे रहते हैं, क्या सीन होता है, तो आपको बड़ा क्लियर आइडिया हो जाएगा, पिक्चर मिल जाएगी कि भाई क्या सीन होता है स्टूडेंट लाइफ का वहाँ पे। तो इसमें बड़ा होता है कि भाई मंथली एक्सपेंसेस का क्या सीन है, किस तरह से हम कवर कर सकते हैं और कितने होते हैं। तो हम एवरेज आपको नहीं बता सकते ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कराची में रहेंगे कुछ और आपके एक्सपेंसेस हैं, इस्लामाबाद में रहेंगे कुछ और हैं, इसी तरह वहाँ भी डिफरेंट सिटीज़ के एक्सपेंसेस वेरी आउट करते हैं डिफरेंट सिटी के लिहाज से। अगर हम बात की जाए एक आर्शिंग सिटी है, कॉटबस है, फाइब्रिक में, वहाँ का रेंट डिफरेंट होगा। ये एक जनरल था थोड़ा सा आइडिया दिया गया कि डिफरेंट सिटीज़ जो हैं वहाँ पे डिफरेंट प्राइस रेट हो सकता है। आर्शिंग में आपको सेम चीज़ों के डिफरेंट प्राइस, लाइक रेंट वहाँ महंगा है, कॉटबस में रेंट सस्ता है, फाइब्रिक में सबसे महंगा है क्योंकि फाइब्रिक थोड़ा हैवी इंटरनेशनल सिटी है और कंपैरेटिवली उस रीजन में आता है जो थोड़ा महंगा है इन कंपैरिजन टू कॉटबस जो है। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस अगर बात की जाए तकरीबन 100 यूरो का खर्चा होता है, थोड़ी बढ़ गई है, अगर प्राइवेट करवाते हैं तो सस्ती होती है, लेकिन मोस्टली रिकमेंड यही किया जाता है कि आप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। फिर आपकी सेमेस्टर फीस आ जाती है, ग्रोसरीज का आपका आ जाता है और मिसलेनियस कॉस्ट जो भी लाइक आप बाहर जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग कंजूस होते हैं, वो 30 रुपए में भी गुजारा कर लेते हैं, कुछ लोग जिस तरह रमज़ान में बड़ा आराम से 30 यूरो में गुजारा हो जाएगा क्योंकि कुछ खाना तो होता नहीं। हमारा तो 20 यूरो में हो जाता था क्योंकि इफ्तारी मस्जिद में मिल रही होती थी, तो लाइक यस भाई पैसा बच रहा। तो और अगर आप ज़्यादा खाते हो बाहर से तो 100 यूरो भी हो सकता है, 200 यूरो भी हो सकता है, थोड़ा ये वाला सीन। अब कवर करने की बात की जाए कि किस तरह आप कवर कर सकते हो, ये मैं ताहिर भाई को दूंगा अब आगे से, कि मैं थक गया हूँ ताहिर भाई, रोज़ा लग रहा है, प्यास लग रही है। मुझे आई थिंक बेटर देखो अगर अली कैरी ऑन कर ले यहाँ से, क्योंकि अली उसका भाई ज़्यादा या रिसेंट आया है, उसका एक्सपीरियंस काफ़ी इसमें। अच्छा ठीक है अली भाई अच्छा टेक ओवर प्लीज। मुनीब भाई ये जमार का क्वेश्चन एक आया। हाँ जी, regarding the monthly expenses, monthly expense as a student, ये सबसे पहले तो बात ये है कि डिपेंड करता है, जैसे मुनीब ने बताया कि आप किस सिटी में रहते हो, और इट ओनली डिपेंड्स ऑन सिटी टू सिटी कि आप के मंथली एक्सपेंसेस क्या है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स आर अलाउड ओनली फॉर टू वर्क फॉर ओनली 20 आवर्स अ वीक, और ये भी फिर डिपेंड करता है कि सिटी पे और जगह पे कि आपके पर आवर रेट कितना चल रहा है वहाँ पे। और सबसे मेन चीज़ ये है कि देयर आर स्टूडेंट जॉब्स इन डिफरेंट कंपनीज, और आप स्टूडेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स और जॉब्स। तो और जॉब्स की बजाय मैं ये रिकमेंड करूंगा सबको कि डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस आल्सो, और डिपेंड्स ऑन योर डिग्री व्हाट यू आर डूइंग हियर इन जर्मनी। तो उसकी बेस पे आप वर्किंग स्टूडेंट की जॉब ढूंढो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय इसके कि आप और जॉब की तरफ जाओ। और पार्ट टाइम जॉब्स का जहाँ तक ताल्लुक है वो डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स मिल जाती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस हद तक ये हार्ड वर्क कर सकते हो। और अब ऐसा भी नहीं है कि आप पार्ट टाइम जॉब की साइड चले जाओ और आप अपनी स्टडीज को साइड पे कर दो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग इन पैरेलल। तो इस केस में फिर मैं यही आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप जो है ना एज मच एज पॉसिबल आप स्टूडेंट जॉब्स जो डिफरेंट कंपनीज में आती स्टूडेंट वर्क, आप उसके लिए अप्लाई करें। और जहाँ तक मेरा केस है, मैंने डिग्री की है जहाँ पे पर सेमेस्टर मुझे आई हैव टू गिव फी, तो उस के लिए मुझे अपनी फीस भी पूरी करनी थी, और दूसरा अपने मंथली एक्सपेंसेस भी ऑफ कोर्स। तो फॉर दैट पर्पस मैंने यही किया, वर्किंग स्टूडेंट की जॉब ढूंढी मैंने, और देन इट ग्रेजुअली वेंट अप टू इंटर्नशिप। फिर इंटर्नशिप के बाद मैंने वहाँ पे थीसिस किया,
और थीसिस के बाद आई एम करंटली वर्किंग एज फुल टाइम एम्प्लॉय। तो ये ग्रेजुअल स्टेप्स होते हैं। तो जब तक आप स्टूडेंट हैं तो तब तक आप वर्किंग स्टूडेंट कर सकते हैं as soon as long as you're allowed to work for 20 hours a week। और हाँ, थैंक्स मुनीब, यही पॉइंट्स ढूंढ रहा था। और ये चीज़ मैंने कवर कर दी, इंटर्नशिप, वर्किंग असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, वर्क स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी में। अक्सर हाँ, यूनिवर्सिटी में भी आपके पास जॉब्स होती हैं, लेकिन वो डिफरेंट प्रोफेसर्स के अंडर होती है। अब डिफरेंट प्रोफेसर्स के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं और प्रोफेसर्स के पास फंडिंग्स भी होती हैं। तो वो अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे ढूंढ रहे होते हैं जो एज अ वर्क स्टूडेंट जॉब कर ले उनके पास, या फॉर 7 hours a week इन वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर उनके पास ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो फिर आपको वो फिर इतना उस हिसाब से वर्क डिवाइड कर दिया जाता है। तो डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ अपनी डिग्री की, तो मेरी ऑटोमोटिव की डिग्री थी। तो उसमें मेरे प्रोफेसर्स के पास काफ़ी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे मेरी यूनिवर्सिटी में, एंड लाइक मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम अका और मर्सिडीज और बॉश एज वेल। तो वी आर मोस्टली वर्किंग ऑन ऑटोनोमस ड्राइविंग। तो काफ़ी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे और फंडिंग्स भी ज़्यादा थी। तो उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स हायर किए थे फ्रॉम बैचलर्स एंड फ्रॉम मास्टर्स डिग्री, जो कि जॉब कर रहे थे वहाँ पे उनके पास। तो या इस तरह से आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस था मैंने शेयर किया आपके साथ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो थैंक यू अली भाई। वेलकम। थैंक यू। अच्छा, और अक्सर होता है कि जी हम मास्टर्स डिग्री जब कंप्लीट कर लें तो हमारी सैलरी पैकेज कितना होगा, तो मोस्टली 45,000 to 60,000 यूरोस एनुअली आपको मिलते हैं। ये ऑफ कोर्स आपका नेट अमाउंट है जो कि टैक्सेस काट के थोड़ी कम हो जाती है। टैक्सेस काट के आपकी जेब में जो आता है वो 2500 यूरोस to 2800 यूरोस आपको मिल सकता है अगर आप स्टार्टिंग कोई आपकी 50,000 यूरोस की एनुअली होती है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ जर्मन लैंग्वेज ऑफ कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ अगर जॉब्स की बात की जाए, नॉर्मल इंटीग्रेट होने की बात की जाए सोसाइटी में, या फिर इवन पार्ट टाइम जॉब्स की अक्सर बात की जाए। तो अगर आपको जर्मन आती होगी थोड़ी सी, बिल्कुल फ्लुएंट नहीं, लेकिन शुरू में थोड़ी भी जर्मन आती होगी, तो इट कैन डू वंडर्स फॉर यू। और पहली चीज़ है वो आपका जॉब पर्सपेक्टिव जो है वो बढ़ाएगी। जिस तरह मैंने बताया वो सोसाइटी में आपको इंटीग्रेट होने की हेल्प आउट करेगी। पीआर के लिए जैसा हमें बात हुई थी कि 2 साल बाद आप कर सकते हो, उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एटलीस्ट B1 जर्मन लैंग्वेज हो। अगर आपने विदिन 18 मंथ आपने पीआर के लिए अप्लाई करना होता है। और अगर आपके पास ब्लू कार्ड है तो अक्सर होता है कि A1 लैंग्वेज लेवल हो तब भी आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर मेरा ख्याल है 24 मंथ्स। तो अगर आपको बहुत जल्दी है पीआर लेने की और आपके पास B1 है तो आई थिंक ये आइडियल केस सिनेरियो है कि आप जल्दी से आप पीआर के लिए अप्लाई करें और उसके बाद ऑफ कोर्स यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप जो कि नेशनलिटी का होता है। ठीक है, अगली चीज़ सेकंड मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है ये यूरोप में बोले जाने वाली, खाली जर्मनी में नहीं बोली जाती। इवन अगर आप जर्मनी से इधर उधर मूव भी करना चाह रहे हो, ऑस्ट्रिया वाले साइड पे, स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग की साइड पे, तो ये लैंग्वेज काफ़ी आपको हेल्प आउट करेगी। और लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज ये हमेशा आपकी सीवी में काफ़ी वैल्यू ऐड करती है और आई थिंक इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है इन लॉन्ग रन अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखते हो तो। स्पेशली अगर आपका जर्मनी में लॉन्ग टर्म सेटल होने का प्लान है तो जर्मन इज़ द की। आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर ऑन दैट कि भाई लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरी काफ़ी वीडियोस में भी ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी है। अच्छा, ये B1 जर्मन लैंग्वेज है वो एप्लीकेबल होती है मोस्ट केसेस में। लाइक जो जर्मन आप कंपनीज में भी इवन अप्लाई कर रहे होते हो तो वो आपसे यही डिमांड होती है कि चलो इनिशियल एक ना B1 लैंग्वेज जो है जर्मन का वो आता हो। तो उसके बाद वो खुद ही आपको आस्ता आस्ता पॉलिश करते रहते हैं और आपकी जर्मन आस्ता आस्ता इम्प्रूव होती रहती है। लेकिन 2 साल मास्टर डिग्री के साथ साथ अगर आप पैरेलल में जर्मन सीखते हो तो लोग तो 1 साल में C1 तक भी पहुंच जाते हैं अगर फुल टाइम दे रहे हो, और 2 सालों में ईजिली आप B1 तक कर सकते हो। लाइक कोई मसला ही नहीं है, आप करने वाली बात है। तो ये है कि मैं मुदस्सिर की एग्जांपल देता हूँ, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब कर रहा है वो ऑडी में, उसने 2 सालों में C1 लेवल तक कर लिया था इन पैरेलल टू अपनी जो मास्टर्स डिग्री है उसके। और पाकिस्तान में जब था तो उसे बिल्कुल भी जर्मन नहीं आती थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में बिल्कुल ना सीखो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी अगर सीखते हो और यहाँ आके भी सीखते हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी ये चीज़।
हाउ टू लर्न जर्मन लैंग्वेज फॉर फ्री। एक दोस्त है, उसने B1 तक किया था, बिल्कुल लाइक कोई कहीं इंस्टीट्यूट नहीं गया था, जिस तरह यहाँ हम अक्सर कोई थे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, काफ़ी हैवी अमाउंट भी है उनकी। वो ठीक है, आपको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिल जाती है, वो आपको सारा पेपर क्लियर करवा देते हैं, लेकिन अगर आप खुद इतने मोटिवेट हो कि भाई मैं खुद कर लूँगा और आपको शौक है लैंग्वेज सीखने का, तो ये वाली एक वीडियो है, इसका लिंक है, रोहान उस दोस्त का नाम है, जो कि नस्ट वाले सेमिनार में हमारे साथ था, आज नहीं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसने जर्मन लैंग्वेज जो थी B1 तक थ्रू डिफरेंट सोर्सेज से सीखी थी, जो कि आप जान सकते हैं वीडियो देखने के बाद कि भाई क्या क्या उसमें था। इन शॉर्ट उसने किया था कि यूट्यूब से काफ़ी हेल्प आउट किया, ड्यूलिंगो ऐप थी, उससे वो जर्मन सीख रहा था। बाकी कुछ चैनल्स थे, लर्न जर्मन विद आन्या, देसी जर्मन, हाँ लर्न जर्मन विद देसी, पता नहीं कुछ इस टाइप के चैनल थे, तो उसने मेंशन किया इस वीडियो में, तो वो काफ़ी आपको हेल्प आउट करेंगे। हाँ, जॉब मैं पोजीशन यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ रिगार्डिंग जी जी जर्मन लैंग्वेज। जब आप ऑफ कोर्स जब अपना सेमेस्टर स्टार्ट करते हो तो फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ योर सेमेस्टर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, आल्सो डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी कोर्सेस आपका फर्स्ट मंथ में क्रैश कोर्स होता है, लाइक इंटेंसिव कोर्स, इन अदर वर्ड्स इंटेंसिव कोर्स होता है, वो ओनली वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज ही होता है जो फर्स्ट मंथ में आपको पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद वो फिर चलता है आगे पूरा एक सेमेस्टर आपका। तो ये भी एक तरीका है जर्मन लैंग्वेज अपने बेटर करने का, सीखने का, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स। तो मेरा ख्याल था कि मैं ऐड कर दूँ ये चीज़। हाँ नहीं, गुड पॉइंट, थैंक यू अली भाई। तो मतलब यूनिवर्सिटी में भी आपको ऑफर करते हैं, वो शुरू में हमें भी ऑफर किया था फ्री में, तो इट्स अ गुड अप्रोच। थोड़ा सी एनिमेशन पुट्ठी सीधी होगी इसमें, लेकिन मैं ये वाली स्लाइड ताहिर भाई से करूँगा, क्योंकि ताहिर भाई की एक्सपर्टीज़ है इस चीज़ में। तो ताहिर भाई अगर आप बता सके मैकेट्रॉनिक्स की जॉब्स के हवाले से कि क्या क्या। थैंक यू मुनीब। सबसे पहले तो जिस तरह आप मैकेट्रॉनिक्स का जिक्र किया, तो मुझे एग्जैक्टली अंदाजा नहीं है कि आप लोग के कोर्स कंटेंट क्या है, लेकिन आई होप जो एक टिपिकल मैकेट्रॉनिक्स के फील्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स सबका मिक्सर ही पड़ा होगा। तो अगर आप इनिशियल पॉइंट है मैकेनिकल की जो जॉब्स हैं, इसमें देखें आप लोग मुख्तलिफ डोमेन्स में काम कर सकते हैं। एक डिज़ाइन का पार्ट है, जैसे उसके अंदर यहाँ पे सॉलिड वर्क्स, प्रो ई, कार्टिया इस्तेमाल होता है। ऑटोमोटिव डोमेन के अंदर पूरे पूरे डिज़ाइन बनाए जाते हैं। आप लोगों को मालूम भी होगा कि जितने आप ऑटोमोटिव के बड़े ब्रांड्स ले लेते हैं दुनिया में, 70% to 80% या मशीन्स या ऑटोमोटिव वो जर्मनी का ही है। उसके साथ साथ जो ऑक्सिलरी पंप्स वगैरह डिज़ाइन करने हैं, हाइड्रोलिक्स, ये सब काम डिज़ाइन में आता है। इसके लिए कोई भी आप कैट का जो टूल आपको अच्छा आता है, तो आप बहुत आराम से जर्मन मार्केट में, जिस तरह अली ने जिक्र किया कि इंटर्नशिप, वर्क स्टूडेंट या इवन जॉब के लिए भी काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला मरहला सिमुलेशन में आ जाता है। अगर आप यू आर गुड विद एनसिस, फॉर एग्जांपल आपने फैम सिमुलेशन करनी है फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स में, उसके लिए एनसिस स्टेट ऑफ द आर्ट है और काफ़ी वास्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पर। उसके साथ साथ फिर मजीद अगर आपने फ्लूइड डायनामिक्स रिलेटेड, जैसे एयर बस क्या है, या जहाँ फ्लूइड आपकी जिस व्हीकल्स में या जिस सिस्टम के अंदर फ्लूइड की सर्कुलेशन है, वहाँ CFD सिमुलेशन हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए भी फिर एनसिस ही है। तो अ काइंड ऑफ जो मैकेनिकल साइड पे रहना चाह रहे हैं, उनके लिए थोड़े बहुत आइडियाज हैं। इसके साथ साथ भी प्रोडक्शन की जॉब्स हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट है जिसमें सैप आ जाता है, फिर PLC प्रोग्रामिंग कंट्रोलिंग आ जाता है। ये लोग पूरा अपना सिस्टम इंडस्ट्री 4.0 की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो मैकेट्रॉनिक्स बॉयज के लिए तो खास तौर पर रोबोटिक्स का बहुत ज्यादा स्कोप है जर्मनी में। फिर प्लांट सिमुलेशन, अगर आप मैकेनिकल की फील्ड के और आपको प्लांट सिमुलेशन में इंटरेस्ट है, तो सिमटेक, एनीलॉजिक या काफी टूल्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। तो ये मैकेनिकल, आप लोग के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम आगे टैकल करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन एक मैकेनिकल के प्रोस्पेक्ट से किसी भी किस्म का डिजाइन, सिमुलेशन, प्रोडक्शन, ये सब मैकेनिकल का। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आ जाएं, तो मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट्स बता के फिर अली को बोलूंगा, क्योंकि अली भी इसी फील्ड के अंदर ही है और मेरी भी यही कोर फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से ये है कि पहला पॉइंट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लेने। उसके अंदर आप हर तरह की सिमुलेशंस कर सकते हैं। आपको मैटलैब आता है, प्लेक्स आता है, या आपको कन्वर्टर्स की डिजाइनिंग आती है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक कोर फील्ड है। उसके बाद फिर आप एम्बेडेड सिस्टम में आ सकते हैं। अगर आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का आइडिया है, माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग का आइडिया है, माइक्रो प्रोसेसर्स का आपको पता है, अली करंटली FPGA के ऊपर काम कर रहा है, बड़ी तेजी से माइक्रो कंट्रोलर्स को लोग शिफ्ट कर रहे हैं FPGA की जानिब, तो वो उसके काम है। इसके अलावा कंट्रोल सिस्टम्स आप लोग जानते होंगे। फिर मॉडल बेस्ड डिजाइनिंग है, जैसे मैटलैब को यूज करते हुए ऑटोमेटिकली कोड जनरेशन हो जाती है। फिर IoT एक बहुत बड़ी डोमेन यहाँ पर, ऑब्वियसली उसके लिए आपको कुछ नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स आने चाहिए, आपको
कुछ हार्डवेयर का पता होना चाहिए, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। फिर आजकल स्टेट ऑफ द आर्ट ऑब्वियसली डेटा साइंसेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये सारी फील्ड, सेंसर का देने जर्मनी में, मेरा ख्याल है जितने सेंसर जर्मनी में बनते हैं, बोश और कॉन्टिनेंटल, शायद दुनिया में इतने कहीं भी नहीं बनते होंगे। तो इनकी हर फील्ड में सेंसर की फ्यूजन, सेंसर की कैलकुलेशंस और उसकी इंटरफेसिंग, इसके साथ साथ फिर अगर आप मजीद थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो ई मोबिलिटी, कंट्रोल ड्राइव्स। सो मैकेट्रॉनिक्स की अगर प्रोस्पेक्ट से बात की जाए तो एक बहुत बड़ी मार्केट है जर्मनी में, बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि आप लोग दोनों एरियाज लकीली कैप्चर कर लेते हैं। और आई होप कि आपको जो आपका कोर्स कंटेंट जो डिजाइन होगा वो इस तरह ही होगा कि आप लोग इन तमाम एरियाज के अंदर जो है काम बहुत आराम से काम कर सकते हैं। तो जस्ट एक शॉर्ट ओवरव्यू में देना चाह रहा था कि मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स या दोनों का मिक्सचर मैकेट्रॉनिक्स में आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का पॉइंट यहाँ मुनीब ने एक बड़ा अच्छा मेंशन किया हुआ है, रोबोटिक्स मैंने जिक्र कर दिया, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, जैसे कंप्यूटर विजन में आप काम कर सकते हैं। और जस्ट लाइक ये थोड़ा सा एक पॉइंट से अगर आपके क्वेश्चंस हो तो हम फर्दर ले लेंगे। अगर अली कुछ ऐड करना, या अगर अली कुछ ऐड करना चाहे। हाँ श्योर, अली भाई। हाँ, मैं ज़्यादा बात करूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ऑफ कोर्स जो आपकी डिग्री है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों से रिलेटेड है, तो इट इज़ लाइक वास्टली यूज्ड इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एज वेल। और इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या काम है? इलेक्ट्रॉनिक्स में ये काम है इसका ज़्यादा कि आपने दोनों चीज़ों पे काम करना है, ऑफ कोर्स मैकेनिकल में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अब दो चीज़ें आती हैं, एक स्मॉल सर्किट डिज़ाइन हो गया और एक ईसी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूनिट, जो डिफरेंट कंट्रोल यूनिट्स होते हैं आपकी गाड़ियों में यूज़ किए जाते हैं। और उस केस में ज़्यादातर यूज़ की जाती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसके प्रोस्पेक्टिव से जो बात की जाए जॉब्स के हवाले से, तो जॉब्स में आपको एज अ डिज़ाइन इंजीनियर मिल सकती है। उसके लिए आपके पास टूल्स क्या क्या आने चाहिए? मैटलैब तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। अल्टियम डिज़ाइनर है उसके लिए। अल्टियम डिज़ाइनर एक बहुत वास्टली यूज टूल है जो आपका सिमुलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, और दूसरा आपका पीसीबी डिज़ाइनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर उसके अलावा आपके पास डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर के लिए टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल आर्म कॉर्टेक्स माइक्रो कंट्रोलर के लिए STM32 क्यूब आईडी है जो आपको आना चाहिए, उसमें एम्बेडेड सी आपको आनी चाहिए। और हाँ, डिज़ाइन इंजीनियर बेसिकली सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ नहीं होगा, फिर आपका ऑफ कोर्स सेंसर टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी उसके अंदर। अब सेंसर टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ है, आप मैं ज़्यादा ऑटोमोटिव की बात करूँगा क्योंकि मुझे इस फील्ड का थोड़ा एक्सपीरियंस है इसलिए। अब ऑटोनोमस ड्राइविंग का दौर आ रहा है, और जैसा आप देख सकते हैं आजकल टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें मोस्टली जो है ना सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं ऑटोनोमस ड्राइविंग के लिए। तो वो सेंसर ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत वास्ट फील्ड है उसके लिए। आप सेंसर ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, अब ये तो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, लेकिन आप जो है ना आपको पता होना चाहिए इस टेक्नोलॉजी के बारे में भी, सेंसर्स के बारे में। एक चीज़ मैं बता दूं, और उसके अलावा फिर आ जाएगा आपके पास बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है उसमें। अब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में आपका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें यूज़ होंगी, और फिर आपका एट द एंड जब प्रोडक्ट बनेगा तो आपने रियल टाइम पे टेस्ट करना है अपनी व्हीकल के अंदर। तो वो फिर डिफरेंट चीज़ें आपको आपकी जो है ना वो इंटीग्रेट हो जाती है इस तरह से। फिर उसके अलावा आपके पास आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग में आपके पास आता है मेन चीज़ जो है आपके पास कार के अंदर जो है ना आपके पास मेनली जो होता है वो एक सेकेंड भूल गया हूँ, वर्ड भूल गया हूँ। रट्टा लगाने का नुकसान है भाई, हाथ ना लगा। मजाक कर रहा हूँ। हाँ, हाइड्रोलिक सिस्टम की मॉडलिंग हो गई, जैसा कि ताहिर भाई ने बताया, उसमें फ्लूइड सिस्टम भी यूज किए जाते हैं। वो डिफरेंट तरह के हाइड्रोलिक्स हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम की मॉडलिंग हो गई, ह्यूमन मॉडलिंग होगी। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा गाड़ी में बैठा हुआ है तो गाड़ी के डायनामिक्स कैसे होंगे उसके एंड ऑल दैट। तो ये काफी एक वास्ट फील्ड है जिसका मतलब मैं जितना बोलूँ वो बहुत कम होगा, और मेरे पास इतने वर्ड्स भी नहीं है बोलने को, आप देख ही सकते हैं। तो बहरहाल मैं इतना ही ऐड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच अली भाई। मेरा ख्याल है काफ़ी एलेबरेट कर दी आपने चीज़ें, और विदाउट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ें आपको कोई बता नहीं सकता, स्पेशली पाकिस्तान में। तो इवन जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था, मुझे याद है बड़ा फ़नी सा
छोटा सा किस्सा है। मेरा जर्मनी में एडमिशन हुआ मेरा, मैं प्रोफेसर के पास गया अपने नस्ट के नाम, तो आई वाज लाइक कि भाई मेरा जर्मनी में एडमिशन हुआ है तो मैंने जर्मनी जाना है। कहते हैं क्यों पागल हो? तो मैं उनसे पूछना चाह रहा था क्या स्कोप है ना, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। दे वर लाइक नहीं, कहते बड़ा फनी सी इंग्लिश इन्होंने बोली। तो मैंने कहा वहाँ पे जॉब्स का सीन अच्छा है, तो कहते हैं हु टोल्ड यू ना, हु टोल्ड यू, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अभी तक लाइक इम्प्रिंट है वो वाले वर्ड मेरे माइंड में। आई वाज लाइक मतलब वहाँ पे एक बच्चा जा रहा है बाहर हायर एजुकेशन लेने, आप उल्टा मोटिवेट करने के लिए उसे डीमोटिवेट कर रहे हो। लाइक नहीं, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल क्यों जा रहे हो, तुम्हारा तो बड़े पैसे लग जाएंगे, तुम्हारे बड़े खर्चे आ जाएंगे, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं। मैंने कहा भाई हेलो किधर फिक्स हो रहे हो भाई। तो उससे ना मैंने कहा टीचरों को घंटा नहीं पता यार कि चल क्या रहा है, स्पेशली इंडस्ट्री का तो उन्हें पता ही नहीं। अपने प्रोफेसर्स के पास कोई है तो नहीं है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ज्वाइन किया हुआ यहाँ पे पता लगे बाद में हमारी ले रहे हो। लेकिन जो प्रोफेसर होते हैं ना, ज्यादा रिसर्च प्रोफाइल होती है उनकी, इंडस्ट्रियल इतना एक्सपीरियंस होता नहीं उनके पास। तो अनफॉर्चुनेटली अक्सर उनमें से ना आपको पुट्ठी सीधे राहों पे लगा देते हैं, और आप लेने तो मदद जाते हो लेकिन एंड में पता नहीं कुछ और ही लेके आते हो। तो मतलब इन शॉर्ट ये था कि उन बंदों से पूछो जो वहाँ पे ना फील्ड पे काम कर रहे हैं। उस दिन मुझे दोस्त ने ये कहा था कि भाई तुम उनसे ना पूछो जो वहाँ पे कभी गए नहीं है, क्योंकि वो कुछ तुम्हें गाइड कर ही नहीं सकेंगे। तो उनसे पूछो जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं और जो फील्ड वर्क कर रहे हैं। जिस तरह ये टूल अली भाई ने बताया, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में इन टूल्स पे काम हो भी रहा होगा। पाकिस्तान की इंडस्ट्री इतनी स्टेब्लिश है ही नहीं कि आपको हो सकता है बहुत से टूल पहली बार आपने सुने हो कि भाई ये क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, हम तो मेकाट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, हमने नहीं सुने। लेकिन वो अक्सर जब आप जॉब मार्केट में जाते हो, इस इंडस्ट्री स्पेसिफिक टूल्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर जाने के बाद ही आपको पता लग रहे होते हैं, और अक्सर ऐसे टूल होते हैं जो इंडस्ट्री आपको शुरू में खुद सिखाती है। तो ये चीज़ बड़ी लाइक हेल्प आउट करेगी आपकी होपफुली इन अ लॉन्ग रन। और ये इन्फॉर्मेशन आपको आई डोंट थिंक के मिलेगी पाकिस्तान में कहीं पे भी। और अली भाई भी पाकिस्तान होते तो शायद ये चीज़ें ना बता सकते, बट अगेन आपके लिए अच्छा पॉइंट था ये। बिग मुनीब एक कंपनीज, क्वेश्चन भी, अरे हमने जी जी मुनीब एक क्वेश्चन भी देख लेना। आया अरबन अली, आई थिंक अली एक हमाद सेकेंड, या चेक हाँ अली हैदर है, अली जी हमजा, अली हमजा। अली अस्सलाम हमजा, अली। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा बेसिकली ये अली भाई और ये ताहिर भाई से क्वेश्चन है। मेरा खुद पर्सनल इंटरेस्ट ऑटोमोटिव की साइड पर है। अब इसमें तो बहुत सी डोमेन्स में बंदा मास्टर्स करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जा सकता है। और जैसे ताहिर भाई ने एम्बेडेड सिस्टम में मास्टर किया तो ये भी ऑटोमोटिव में, और अली भाई ने ऑटोमोटिव में मास्टर किया तो ये इंडस्ट्री में एक जॉब कर रहे हैं। अब वहाँ पे मैं खुद अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट मैकेनिकल साइड पे है। तो अली भाई से क्वेश्चन है, जो ऑटोमोटिव में जब बंदा मास्टर्स में करे तो ये प्रॉपर आपको एक चांस देते हैं कि आप मैकेनिकल डोमेन में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डोमेन में, या कोई कोर्स का स्ट्रक्चर वगैरह होता है, या इसका हर एक यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है ये? नहीं नहीं, ये और क्वेश्चन अच्छा है आपका, सॉरी। इसके लिए एक और बात कि मतलब ऑटोमोटिव के लिए ज़रा इस प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा कि जीपीए क्या रिक्वायर्ड है। मोस्टली ऑटोमोटिव का आई थिंक थोड़ा सा हाई होगा, तो इसको भी थोड़ा गाइड कर दें। सही। पहले क्वेश्चन का आंसर मैं देता चलूँ आपको। आपने मैकेनिकल की है तो कोर्स स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, हर डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है, लेकिन मोस्टली कोर्स स्ट्रक्चर 3 चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर पे, दूसरा होता है कार इलेक्ट्रॉनिक्स पे, और तीसरा होता है आपका कार मैकेनिक्स पे। वो मैकेनिकल बेस्ड हो जाती हैं मोस्टली चीज़ें। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आपको मतलब बेसिक कोर्सेज सेम होते हैं सारे आपके। सिर्फ वो सेकंड सेमेस्टर से आपको कोर्स सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं आपके जो आपकी जो फील्ड से रिलेटेड है। जैसा कि आप अगर मैकेनिकल की तरफ जाना चाहें तो मोस्टली आपको मैकेनिकल के पढ़ाएंगे आपको सब्जेक्ट्स। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आपको कार इलेक्ट्रॉनिक्स के पढ़ाए जाएंगे, और सॉफ्टवेयर में है तो आपको कार सॉफ्टवेयर के पढ़ाए जाएंगे। और हाँ, जैसा कि आपने फिर दूसरा क्वेश्चन किया कि ताहिर भाई ने मेरिट किया है और वो ऑटोमोटिव में काम कर रहे हैं, और मैंने ऑटोमोटिव की और मैं भी ऑटोमोटिव में काम कर रहा हूँ, तो ताहिर भाई कैसे कर रहे हैं? तो उस केस में ये होता है कि जब फील्ड वर्क में मोस्टली जो चीज़ें हैं वो सेम यूज़ की जाती है। लाइक अगर आपने ताहिर भाई ने एम्बेडेड सिस्टम्स किया है तो जो ऑटोमोटिव में काम किया जा रहा है वो भी एम्बेडेड ही है, एम्बेडेड सिस्टम्स ही हैं वो भी। तो वो मतलब रिलेट करता है हर तरह से। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मतलब कोई और डिग्री किया और आप ऑटोमोटिव में काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मैंने देखा फिजिक्स के लोग जिन्होंने फिजिक्स में बैचलर्स या मास्टर्स किया वो ऑटोमोटिव में काम कर रहे हैं, या मैथमेटिक्स के लोग इधर काम कर रहे हैं। तो
इट्स नॉट ओनली लाइक दैट कि आपने स्पेसिफिक डिग्री किया तो आप स्पेसिफिक फील्ड में जॉब कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आपने डिफरेंट फील्ड में इंजीनियरिंग की है, फील्ड में और डिफरेंट फील्ड में जॉब कर रहे हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एट द एंड आपका काम किसी ना किसी तरह से रिलेट हो रहा होता है आपकी डिग्री में, आपकी डिग्री के साथ आपकी फील्ड में। तो आई थिंक आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। और यहाँ पर बस मैं एक छोटा सा एक पॉइंट ये, हाँ मुझे भी छोटा सा पॉइंट ये ऐड करूंगा, यहाँ पे कुछ बिग कंपनीज हैं, हम यहाँ पर सारी स्लाइड में ऐड नहीं कर सकते थे। मैं अली से या अब्दुल रहमान जो होस्ट हैं उनसे एक लिंक शेयर कर दूंगा, जो टियर 1 एक टॉप ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है ऑटोमोटिव में। उसके बाद जिस तरह ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, फॉक्सवैगन वगैरह है, उसके बाद नीचे टियर 1 आते हैं 200-300 कंपनीज, फिर टियर 2। तो मैं एक लिस्ट अली या अब्दुल रहमान से शेयर कर दूंगा, ताकि हम इस स्लाइड में वो कवर नहीं कर सकते थे ये तमाम कंपनीज, जो कि जर्मनी तो ऑब्वियसली हैवी मशीनरी और ऑटोमोटिव में बहुत ज्यादा है, तो हम कंपनीज बहुत ज्यादा थी, तो हम यहाँ वो स्लाइड में नहीं ऐड कर सके। एक और उनका सवाल था स्किप हो गया जी, जीपीए का। हाँ, अगर आप ऑफ कोर्स जीपीए एक बहुत मेन चीज़ है ऑफ कोर्स आप एडमिशन सिक्योर करने के लिए। कहीं भी जाएंगे जीपीए तो आपका पूछा जाएगा, बट जैसा कि मुनीब भाई ने पहले भी इस चीज़ का आंसर कर दिया आई थिंक, कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और अपने एक्सपीरियंस को आप जिस डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ आप रिलेट करें, और लाइक द थिंग इज दैट आपने अपने स्किल्स को कैश करवाना है। वो कैसे कैश करवाएंगे? अपने कवर लेटर को बेहतर करके, अपनी सीवी को बेहतर करके। तो उस तरह से आप कर सकते हैं, कॉम्पनसेट कर सकते हैं लो जीपीए को। दूसरी चीज़ ये है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कम जीपीए पे भी एडमिशन आपको दे देती है। जैसा कि एक यूनिवर्सिटी है जिसका मुझे पता है, TU इल्मिनाओ एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये ऑटोमोटिव का कोर्स नहीं है, रिसर्च इन कंप्यूटर सिस्टम्स एंड इंजीनियरिंग समथिंग लाइक दैट। और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है, वो जो मुनीब भाई बेहतर बता सकते हैं आपको। हाँ, अगर आपका ऑटोमोटिव में करना है तो एक यूनिवर्सिटी में बता सकता हूँ आपको, जो आपको लो जीपीए में एडमिशन दे देगी, लेकिन वो लो जीपीए का फिर आप पे एक थोड़ा बैड, नॉट बैड लाइक नेगेटिव इफेक्ट ही हो सकता है कि जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो वो चीज़ें बहुत हाई लेवल की होती है, वो फिर आपको समझ नहीं आएगी अनटिल और लेस कि आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर करो उन सब चीज़ों के लिए, तो फिर बेहतर रहेगा, वरना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए ये चीज़ों को कोप करना। चलो कोई नहीं, हम गाइड करते रहेंगे। कुछ और सवाल है हम ये एंड में लेते हैं। मिनाल की स्लाइड्स रहती हैं। यहाँ पे कितनी लड़कियाँ आई हैं, कितनी लड़कियों ने ज्वाइन किया सेशन में, हमें कोई आइडिया है? कोई बता सकते हैं चैट में लिख के? नो, NBS की तो सारी ज़्यादातर लड़कियाँ थी, यहाँ पे भी मुझे कुछ नज़र आ रही है। चलो एक्चुअली हम लोग जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं ज़्यादातर, और लड़कियां तकरीबन 10 to 15 होंगी यहाँ पे। 10 to 15 होगी, ठीक है। अभी भी कुछ आ रही हैं, शायद फातिमा रहमान ज्वाइन कर रही हैं। ओके, चले हम चैट में सवाल लिखते रहे, हम बाद में एंड में ना कवर करते रहेंगे। ये कुछ वेबसाइट्स हैं वेयर यू कैन लुक फॉर इंटर्नशिप एंड जॉब्स। एक जिंग है, स्टेपस्टोन है। जिंग जिस तरह लिंक्डइन है, थोड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। जिंग जो है वो जो थोड़ा जर्मन स्पेसिफिक है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी जर्मन कंपनीज के HR रिक्रूटर्स वगैरह काफ़ी मिलेंगे, और प्रोफाइल भी अगर जर्मन में ही बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये खैर थोड़ी दूर की बात है अभी जब आप जॉब ढूंढने जाएंगे, लेकिन इंटर्नशिप ढूंढने में आपकी या फिर वर्क स्टूडेंट ढूंढने में आपकी काफ़ी हेल्प आउट कर देगी। इंडीड है, यूनिवर्सिटी पोर्टल से आप ढूंढ सकते हैं। एलुमनाई नेटवर्क, जो कि आपके सीनियर्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई उन्होंने क्या किया था। इसी तरह वर्क स्टूडेंट की जिस तरह बात हुई, रिसर्च असिस्टेंट की आप यूनिवर्सिटी में ढूंढ सकते हैं। और लिंक्डइन ऑफ कोर्स, वो बहुत से लोगों को पता भी होगा लिंक्डइन का, और काफ़ी लोग यूज़ भी कर रहे होंगे। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि जर्मनी में भी यूज़ होता है। ज़्यादा इफेक्टिव आई वुड से जिंग है, क्योंकि लिंक्डइन पे अब हर टाइप की ही आवाम आ गई है, और थोड़ा सा सीन है लिंक्डइन का, थोड़ा लोग अच्छे हैं लेकिन ढूंढने पड़ते हैं। अच्छा, व्हाई गर्ल्स शुड गो टू अब्रॉड, इस पे काफ़ी लड़कियों को सवाल आते हैं कि भाई सेफ है या क्या है। इस पे मेरे ख्याल में बेहतर तरह एलेबोरेट कर सकती हैं मनाल, जो कि वहाँ पे रह रही हैं फॉर लाइक 4 साल हो गए मनाल। हाँ, 4 साल। लेकिन 4 साल हो गए, वाओ। तो अब मनाल बताएंगी अपना एक्सपीरियंस कि भाई कैसे। अभी आई डोंट नो किसने बोला था कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लड़कियां बहुत कम आती है ना, तो दैट इज अ ट्रूथ। पता नहीं, आई डोंट नो अभी ये में ऐसा है कि नहीं, पर हमारे टाइम में तो था मैकेनिकल में एक भी लड़की नहीं थी पूरे डिपार्टमेंट में। आई थिंक दैट्स अ डायलेमा। अभी भी ऐसा ही है।
क्योंकि लड़कियां हमेशा बीबीए में आती हैं। एयर का तो इट्स प्रीटी फेमस हमेशा से कि लड़कियां एयर में ही, सॉरी एयर कह रही हूँ, बीबीए में ही होती हैं, उसमें नहीं होती थी किसी भी इंजीनियरिंग में, और कंप्यूटर साइंस में आती थी खाली। तो लाइक आई पर्सनली फील लाइक एक तो वैसे ही लड़कियां इंजीनियरिंग में कम होती हैं, फिर मोस्टली वुमेन डोंट गो अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, क्योंकि एक तो सोच भी नहीं होती, आप सोचते नहीं हो कि मैं बाहर पढ़ने जाऊंगी, और आप ये भी नहीं सोचते कि लाइक यू डोंट रियली ट्राई, क्योंकि मोस्टली आई नो कि ये होता है इशू कि घर से इजाजत नहीं मिलती और सारी चीजें, इट एग्जिस्ट, बट ऑल्सो मैं कहती हूँ कि हम कोशिश भी नहीं करते। आई थिंक आप कन्विंस कर सकते हो टू सम एक्सटेंट अपने पेरेंट्स को, अगर आप खुद कन्विंस्ड हो ना कि आपने जाना है, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली लड़कियों के लिए पाकिस्तान में, क्योंकि फाइनेंशियल डिपेंडेंस इज समथिंग दैट वी ऑल गो थ्रू। यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़कियां आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट आइदर ऑन देयर फैमिलीज और फिर शादी के बाद हस्बैंड्स पे। तो आई फील लाइक अब जिस तरह पाकिस्तान की स्टेट है और जिस तरह थिंग्स आर गोइंग फर्दर, टाइम चेंज हो रहा है, एवरीबडी नीड्स टू वर्क। इफ यू नीड अ स्टेबल हाउस होल्ड और फाइनेंशियली स्टेबल चाहते हैं आप, तो यू नीड टू वर्क इवेंचुअली इन अ सेंस। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उस टाइम पे कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, regardless of what your life goals are, regardless of आपने आगे क्या करना है, because it will always be good for you as a person or as a woman basically. और जहाँ तक abroad की बात है, तो once you go abroad you get the exposure, you understand things, and you can always go back and you can always मतलब work in those field ना। एक जो मुझे personally लगता है कि it takes a lot of time, effort और बहुत struggle होती है for a girl to actually go into an engineering firm या engineering sector में जाने के लिए, because this is what the attitude one of my professors at a university had. I'm not gonna name that person, but mostly I think not one, mostly लोगों का ये था कि लड़कियां ने तो शादी करनी होती है, तो उनको पढ़ा के क्या करना है, या एंड में उन्होंने जॉब्स भी नहीं करनी, तो जॉब्स के लिए भी they always prefer engineering positions पे mostly guys ना। तो आई फील लाइक कि अगर आप यहाँ आते हो, यहाँ से एजुकेशन लेते हो, इट्स अ क्वालिटी एजुकेशन, इट्स नॉट द एजुकेशन दैट यू गेट बैक होम। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन द यूनिवर्सिटी, इतनी कोई खास चीजें नहीं थी जो मैं कहती हूँ कि मैंने डिग्री प्रोग्राम में सीखी जो मैंने बाद में नहीं सीखी। एवरीथिंग आई हैव लर्नड इज आफ्टर माय डिग्री, एवरीथिंग आई लर्नड इज ड्यूरिंग माय जॉब, ठीक है। और डिग्री में जो भी सीखा है सच में मेरे लिए यूजफुल नहीं था। And that's what I'm saying कि जब आप आते हो, you get higher education, you get a degree which has a value in a sense, but it's not just the degree in itself, क्योंकि degree is at the end of the day a piece of paper. आप जो असल में सीखते हो वो सीखते हो कि how that degree is implemented या how those skills are implemented. आपको industry experience मिलता है, आपको say like you don't just get the concepts of things, you actually get to implement them as well. So I think that is very important. आपको एक exposure मिलता है कि यहाँ लोग किस तरह काम करते हैं, and I think that's very useful if you want to change the working culture back home, क्योंकि the work culture back home is pretty different. I know a friend, वो यहाँ आई थी मास्टर्स के लिए, she studied I think 4 years, 3 years I think, or 2 years, I don't remember, but she came here, she studied, she is a data scientist. अब पाकिस्तान में इतना data science का scope नहीं है, but now she's gonna go back, she's gonna start her own firm, she's gonna hire more people. तो आप basically you're becoming your own boss at the end of the day as well. तो आपके लिए बहुत ज़्यादा gateways open हो जाते हैं। if for example automotive में अगर आती हैं यहाँ लड़कियाँ पढ़ने के लिए, तो you study here, you get the experience, you go back home, आप अपना कोई field start कर सकते हो, you can start taking projects from abroad, and आप घर बैठे भी बहुत सारे काम कर सकते हो, you don't really have to go out to work, you can sit at home, you can have everything inside your working space घर के अंदर and do everything, and I think that's very important for sorry? मैं छोटा सा मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि जी बाहर जाके फिर वहीं पे ना सेटल होने वाला पॉइंट। मेरा एक वीडियो आई थी कल जिस पे आई टॉक्ड अबाउट कि भाई इट्स फाइन अगर आपको पढ़ने के बाद पाकिस्तान जाना पड़ता है। काफ़ी लोगों का ये कमेंट आ रहे थे कि भाई नहीं पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा ना, लाइक यू सेड कि भाई अब जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, लेकिन जॉब्स आप क्रिएट करो जाके। लाइक आपके अब जब जर्मनी में आप इतनी देर रह रहे हो तो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बन जाते हैं जर्मन इंडस्ट्री के साथ। यू कैन टेक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम जर्मन कंपनीज, यू कैन सिट बैक एट होम। वहाँ उनका आउटसोर्सिंग का पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है और जर्मन मार्केट में काफ़ी कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ ना कि जी वहाँ जाके वापस आया तो ज़ाया हो जाएगा, वापस आया ज़ाया हो जाएगा, तो इसका मतलब आप खुद ज़ाया कर रहे हो उस चीज़ को। आपके वहाँ जाके इतना एक्सपोजर मिलता है, आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है, यहाँ बैठे बैठे आपको वो आइडियाज़ नहीं आएंगे। तो बहुत से लोग मुझसे ना रिलेट नहीं कर पा रहे थे कि भाई हम वापस आएंगे तो भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं रखा और ये है वो है। तो डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी दे के आपको चलना चाहिए कि भाई वहाँ जाके आप एक बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट फेस करोगे, बहुत डिफरेंट एक्सपोजर मिलेगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा।
जॉब मार्केट, जॉब एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एट द एंड ऑफ द डे अगर पाकिस्तान आते भी हो तो कुछ बन के आओगे, कुछ सीख के आओगे कि अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हो। जॉब्स लेने नहीं आओगे, फिर जॉब्स क्रिएट करने आओगे, जो कि आई थिंक हमारे मुल्क में ज़्यादा ज़रूरत है आजकल। तो सॉरी मिनाल टू कट नहीं आउट। नहीं, इट्स ओके। लेकिन मुझे आपने बहुत यही बात बहुत चैट की कि नॉट एवरीवन वांट्स टू स्टे हियर एट द एंड। और आप अपॉर्चुनिटी, आई थिंक पाकिस्तान में अगर यहाँ से आप कोई चीज नहीं सीख के जाते हो, यू कैन स्टार्ट योर ओन थिंग, आप वो क्रिएट करते हो अपॉर्चुनिटी, नॉट फॉर जस्ट योरसेल्फ, फॉर अदर पीपल एज वेल। बट ऑल्सो मैं एक और चीज भी ये कहती हूँ कि एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होती है दैट वुमेन नीड, बट ऑल्सो लाइक आप सीखते हो कि हाउ टू लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, कि आपको समझ आती है कि इंडिपेंडेंटली आप कैसे अपनी लाइफ को चला सकते हो। क्योंकि वही बात है, पाकिस्तान में आप सबका यही होता है, डिग्री खत्म हुई, चाहे आपने इंजीनियरिंग की इतने 4 साल लगा के, चाहे आपने मेडिकल किया 4 साल लगा के, बेशक आपने बिजनेस पढ़ा 4 साल लगा के, द एंड में यही होता है कि अच्छा डिग्री बैचलर्स हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, चलो जी अब नेक्स्ट क्या है, शादी देखते हैं किसके साथ करनी है, क्या करना है। आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ इट, ठीक है। उसके अलावा आपकी लाइक पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब मोस्टली यही होता है, बहू डॉक्टर चाहिए, बहू इंजीनियर चाहिए, पर बात यह कि आपने उस डिग्री का क्या किया है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो आई फील लाइक इवन इफ यू डोंट गो अब्रॉड, यूज इट फॉर योरसेल्फ, एटलीस्ट थोड़ा सा एक्सपोजर लो, आपको पता लगे कि आपने जो सीखा है वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। बेशक डोंट वर्क आफ्टरवर्ड्स, बट एटलीस्ट यू नो यूज इट इन अ वे। क्योंकि एक चीज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, के एक टाइम आता है जिसमें देयर वाज दिस कैंपेन वेयर पीपल वर डिस्कसिंग के लड़कियां अगर जॉब नहीं करती या उस डिग्री को एज सच यूज नहीं करती, उस एजुकेशन को, तो हमारी जो रिसोर्सेज होते हैं ना विद इन अ यूनिवर्सिटी, लाइक फॉर एग्जांपल वो स्कॉलरशिप्स जो उन लड़कियों को दी जा रही हैं जो आगे उस डिग्री का कुछ भी नहीं कर रही, वो किसी और इंसान को मिल सकती है हु रियली नीड्स इट। तो आई फील लाइक हमें अगर रिसोर्सेज मिले, अगर हम प्रिविलेज्ड हैं, वी शुड रियली यूज देम, वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो दैट्स व्हाई आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन टू एक्चुअली परस्यू करियर्स, स्पेशली स्टेम में, क्योंकि स्टेम में एक तो वैसे ही लड़कियां इतनी नहीं आती, और once you have them तो वो उनका कोई करियर पाथ बनता नहीं है। तो I think at this point where everybody is in their bachelors, figure out कि where you want to be, who you want to be and where you want to go. उसके बाद like make decisions और करियर पाथ इतना क्रिएट करें, because I feel like it's not just girls, it's everyone. कि bachelors का जो टाइम होता है ना, we are always lost, everybody is lost. I remember कि मतलब हम हमेशा देखते हैं हमारे seniors they got it together, nobody has got it together, nobody knows उन्होंने कहाँ जाना है। But आई थिंक आपका अपना होता है कि आपने क्या करना है, इट्स मोर अबाउट यू। आई थिंक मुनीब भी अगर यहाँ आके कहेंगे ना आपको जर्मनी इसलिए जाना चाहिए, तो एज लॉन्ग एज यू पर्सनली डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू, तब तक आई थिंक मैं, मुनीब या कोई और आपको ये नहीं कह सकता कि हाँ हाँ जर्मनी आओ, जर्मनी बहुत अच्छा है। आई फील लाइक इट्स अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर करियर पाथ एंड यू नीड टू डिफाइन इट। तो खैर दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एक मुनीब क्वेश्चन इधर किसी ने किया है अबाउट, जो डायरेक्ट मैसेज आया है, to explain the job criteria for Germany in Pakistani, with the Pakistani degree. So I came here with a Pakistani degree. I still have my Air University bachelor's degree. I don't have a master's. I am nothing legit. But वही बात है, at the end of the day, it's a skill that matters. अगर आपको काम आता है, you will get hired. I'm not like just अभी robotics or I think mechanical engineering और ये तो नहीं है मेरा background, but I'm more of a software person. तो सॉफ्टवेयर में what I was required was कि मुझे वो लैंग्वेजेस आती हो जो वो कंपनीज यूज कर रही हैं, वो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, मुझे वो टेक्नोलॉजी आती हो। पर्सनली जब मैं इंटरव्यूज दे रही थी तो nobody actually ever asked for my degree, ठीक है। तो मैं अभी जब भी देखती हूँ अपनी डिग्री, तो मेरे लिए my degree is just a piece of paper. it's something because of which कि मुझे जिस वीजा मिल गया और जॉब की जो HR प्रोसेसेस हैं वो हो गए, but from a working perspective मुझे नहीं लगता कि वो डिग्री वाज एज सच यूजफुल फॉर मी इन अ वे। मतलब मैं डिस्करेज नहीं करी कि डिग्री नहीं करनी चाहिए, पर मैं सिर्फ कह रही हूँ कि हम पाकिस्तान में बहुत फोकस करते हैं कि लम्स का ग्रेजुएट होगा तो इसको नौकरी देनी है, नस का ग्रेजुएट होगा तो इसको नौकरी देनी है, या IBA का होगा तो देनी है, उसके बाद अगर कोई आता है तो चलो उसको दे देते हैं, या फिर अगर इसका 4 GPA तो इसको जॉब देनी है। दैट इज नॉट एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे सिर्फ आपका स्किल से मैटर करता है। आई फील लाइक कि जब आप मास्टर्स के लिए भी जाते हो ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन योर स्किल्स, कि आप सीख क्या रहे हो। बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, क्या हम आई थिंक एयर में ये बहुत कॉमन होती थी, एक असाइनमेंट होती थी और वो एक असाइनमेंट कॉपी होके 10 लोग सबमिट कराते थे। अब उसका डाउनफॉल क्या है कि आपको समझ ही नहीं आई असाइनमेंट क्या हुई, आपने सिर्फ ग्रेड ले लिया, लेट्स से एट द एंड ऑफ द डे 4 GPA आ गया, तो GPA का क्या करना है, कुछ भी नहीं। इंडस्ट्री में आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर आपको काम नहीं आता।
तो बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि जो भी आप सीख रहे हो एट दिस पॉइंट, जो भी आपको सिखाया जा रहा है, फोकस ऑन दिस अ लॉट मोर देन एनीथिंग एल्स। ओके, आई थिंक जीपीए अप्रूव कह रही हूँ, इम्प्रूव हो जाता है जीपीए को टू सम एक्सटेंड। अब जैसे मुनीब कह रहे थे कि अगर आपका 2.5 भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन वही बात है, आपने एडमिशन लिया, आपने मास्टर्स किया, आपने सीखा कुछ नहीं, तो फिर आपको जॉब इस तरह ऐसे नहीं मिलती है। अच्छा, I don't know why I'm getting direct messages, but somebody said you also told that you don't know German language, so didn't face any problem. I think ये मेरी एक वीडियो थी मुनीब के साथ. Yes, I said that. मुझे खैर अभी भी जर्मन नहीं आती, but I would say I'm I'm a special case. Out of 100, I'm that one person जिसको जर्मन नहीं आती and still surviving, is because के मैं जिस environment में मैं काम करती हूँ, it's highly English. मैंने अब तक जर्मन कंपनीज में जो काम किया वो सब इंग्लिश लैंग्वेज थी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, तो मुझे ऐसा कोई मसला नहीं हुआ. एंड आई ऑल्सो लिव इन बर्लिन इज वेरी इंटरनेशनल, तो मुझे उसमें भी मसला नहीं है कि इफ आई गो आउट आई कांट स्पीक इंग्लिश. तो आई वुड से कि इट डिपेंड्स आप कहाँ पे हो, और इट डिपेंड्स वेयर यू आर वर्किंग. क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए, आई एम नॉट श्योर कि मुनीब, अली और ताहिर आपको बेहतर बता सकते हैं, बट मतलब मैं जितने लोगों को मैं यहाँ जानती हूँ इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से, या थोड़े जो प्रॉपर बहुत सही डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, या फिर जो लोग थोड़ा सा मतलब पब्लिक डीलिंग है जिनकी, या कस्टमर डीलिंग है, उन लोगों के लिए जर्मन इज अ मस्ट. यू कांट जस्ट स्टार्ट वर्किंग विद इन इंग्लिश लैंग्वेज. आई फील लाइक कि डिपेंड करता है आप किस इंडस्ट्री में हो. तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, फॉर एग्जाम्पल फॉर मी एट दिस पॉइंट, मैं बहुत लिमिटेड हूँ, मैं हर चीज यहाँ पे नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोचूं कि इफ आई वांट टू बाय अ हाउस, इफ आई वांट टू बाय अ कार, मुझे 10 दफा सोचना पड़ता है कि व्हाटएवर आई एम साइनिंग, आई डोंट इवन नो व्हाट आई एम साइनिंग हाफ ऑफ द टाइम. तो ये एक चीज है जो आपको मतलब एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ हर्डल. अगर एक सिंपल सी आपने फोन कॉल करनी है ना किसी सिंपल से काम के लिए, इफ यू डोंट स्पीक जर्मन, यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, ठीक है, या फिर आप स्ट्रगल करते हो. आई थिंक पर्सनल आपकी जो यहाँ लाइफ है, इट्स नॉट क्वालिटी लाइफ अंटिल अनलेस यू इंटीग्रेट योरसेल्फ विद द लैंग्वेज. क्योंकि लैंग्वेज के बगैर आपका सर्कल नहीं बनता, फिर आप अकेले रह जाते हो. मतलब मैं अपनी बात नहीं करूंगी बिकॉज आई एम अ डिफरेंट केस, बिकॉज मेरे यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट. आई एम मोर ऑफ अ सॉफ्टवेयर पर्सन, और कंपनीज जिसमें मैं काम करती हूँ दे आर डिफरेंट. बट मैं एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि देखो आप लोग यहाँ आओगे, आप अगर यहाँ रहते हो तो आपका ये माइंड सेट नहीं है कि मैंने यहाँ से चले जाना, या मैंने यहाँ नहीं रहना, या मैं कुछ टाइम के लिए आया हूँ, या चलो जितना टाइम है जो भी है ऐसे गुजारा करना है. तो योर माइंड सेट वुड बी इवेंचुअली सेटल डाउन, यहाँ पे PR लेना, नेशनलिटी लेना, सेटल डाउन हियर. तो उसके लिए जर्मन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते यहाँ पे. कैन यू प्लीज टेल मी, नहीं, टेल अस अबाउट योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस. internship experience in general, अगर मैं overall बात करूँ, तो for me I saw it as an opportunity which was very useful for me, क्योंकि वो internship में it wasn't like, because I have interned before, पाकिस्तान में भी IBM में internship करी थी मैंने, उससे पहले 2 software houses में भी की थी, but I didn't learn much. क्योंकि वहाँ पे intern की value जो होती है ना, वो बस ऐसे ही होती है कि सुबह टाइम पे आना, शाम को टाइम पे जाना. बीच में ये है कि वो अगर उन्होंने presentations बनानी है वो आपसे बनवाएंगे. अब खैर ये नहीं होता कॉफी आपसे बनवाएंगे, बट ये है कि छोटे मोटे काम होते हैं, प्रिंटिंग करवानी है जाए प्रिंट कर लेंगे, या फिर बहुत बेसिक चीजें होती हैं. डिजाइन, अगर किसी सॉफ्टवेयर का डिजाइन आर्किटेक्चर बनाना है तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे डिजाइन, आपने खाली कंप्यूटर पे उसको बना लेना है, ठीक है. तो इस तरह की बहुत बेसिक चीजें जो नथिंग टेक्निकल, दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड थ्रू आउट, लाइक जो मैंने बैचलर्स में की थी पाकिस्तान में इंटर्नशिप्स. बट द इंटर्नशिप दैट आई डिड हियर आफ्टर ग्रेजुएशन, उसमें लाइक इट वाज लाइक अ मोर लाइक अ फुल टाइम जॉब, जिसमें they taught me everything from the scratch. मतलब that was in web development, तो उन्होंने पूरा शुरू से सिखाया था. like I was working on their marketplace, और हर चीज हर चीज की लर्निंग बहुत ज्यादा थी वहाँ पे. तो I felt like कि यहाँ पे आपको स्किल सिखाया जाता है during an internship. मैं बहुत बोल रही हूँ, लेकिन क्वेश्चंस इतने आ रहे हैं लोगों के. मुझे कहा था प्रेजेंटेशन शॉर्ट रखना, ये चेक करो चुप नहीं हो रही. देखिए I have so many questions. Can you please guide how to get a job in Germany after bachelor's degree computer science graduate? अच्छा शेरबानो, मैं एक चीज कहूंगी, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि हाँ मैं पाकिस्तान से यहाँ आई डायरेक्ट और सारा कुछ. तो फर्स्ट थिंग इज कि मुझे यहाँ जॉब इसलिए मिली बिकॉज आई वाज लिविंग हियर, एंड यहाँ मैं इस तरह आई थी बिकॉज आई गॉट एन इंटर्नशिप. अब आई डोंट नो इफ यू गाइस स्टिल हैव एन आइजैक चैप्टर इन एयर और नॉट, बट व्हेन आई वाज इन एयर वी वर इन वी हैड एन आइजैक चैप्टर एज वेल. तो आइजैक वाज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आई डोंट नो इफ दे स्टिल डू इट, because the last time I heard they're not doing it. Like 3 years ago they used to have this internship program, just they used to send people
to have like a 6 months to a year long internship, or they're paid and everything. But उन internships की ये क्या like ये भी फिर पूछते हैं सब लोग कि हाँ like उस internship के basis पे you got the job. So technically I did not get a job because of that. I just came here for the internship to have the exposure and everything. But while I was here, I applied for jobs and I got the job. तो सिर्फ ये कि if you can get an ISEC internship, well and good, it's perfect. But फिर दूसरा यही होता है कि if you are here, तो आपको यहाँ easily jobs मिलती हैं. पाकिस्तान में बैठ के आपको without experience, without क्या कहते हैं, I think आपको at least 3 to 4 या 5 years का experience चाहिए without a master's degree to come here with a bachelor's degree. क्योंकि the people I know जो यहाँ direct पाकिस्तान से hiring हुई है, they have a lot of experience. और अगर उनको एक्सपीरियंस नहीं है तो दे हैव अ लॉट ऑफ स्किल सेट एटलीस्ट, कि अगर उन्होंने 2-3 साल भी काम किया ना तो उनका स्किल सेट बहुत स्ट्रांग है. दैट्स व्हाई दे वर हायर्ड. क्योंकि जूनियर्स कभी हायर नहीं होते, सीनियर पोजीशंस पे आपकी हायरिंग होती है डायरेक्टली अगर पाकिस्तान से हो. एंड आई थिंक राइट नाउ एट दिस पॉइंट कोरोना की वजह से थिंग्स आर प्रीटी डिफरेंट. फॉर आई डोंट नो अबाउट लाइक बाकी कंपनीज, बट द कंपनीज दैट आई नो ऑफ, लाइक माय फ्रेंड्स वर्क या मैं जहाँ पे काम करती हूँ, हायरिंग फ्रॉम अब्रॉड इज अभी इस टाइम पे इट्स ऑन होल्ड. दे आर नॉट हायरिंग एनीमोर. और डायरेक्टली पाकिस्तान से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की वैसी रिप्रेजेंटेशन नहीं है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे हायरिंग दे यूजुअली गो फॉर इंडिया आई थिंक. बट अभी फिलहाल तो कोई मतलब काफी डिफरेंट सीन है. आई हैव ट्राइड जर्मनी, that I tried, but